सर, अभी हाल ही में 2 दिन पहले मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जो 3 कृषि कानून जिन्हें हम कहते थे, जबरदस्ती थोपे गए थे किसानों पर, उनको वापस लेने का आखिर जो उनकी मंशा है वो क्या दर्शाती है? देखिए, जो उनकी जो मंशा है वो ये दर्शाती है, अब तो उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बसपा का बढ़ता हुआ जनाधार, बहन जी का काम करने का तरीका और इस देश में बहन जी की बढ़ती हुई छवि को देखते हुए उनकी मजबूरी बन गई है कि भाई हम किस तरीके से बसपा को क्रॉस करके आगे निकले, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय से लोगों को धोखा दिया, गुमराह किया लोगों को, किसानों को भी परेशान किया। ठंड में बहुत सारे परेशान रहे और बहुत 70 से ज़्यादा लोग खत्म भी हो गए। अभी भी उनकी मंशा ठीक नहीं दिखाई देती। बहन जी के दबाव में आकर, बहन जी के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन वो कहते हैं शीतकालीन सत्र जो आएगा हम उसमें वापस ले लेंगे। तो ये तो जब रात को कानून पास कर सकते हैं तो इमरजेंसी बुलाकर अभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग प्रयास में है, माननीय बहन जी प्रयास में है कि ये वापस हो जाए। लेकिन वापस हो जाते बहुत अच्छी बात है, तो मोदी जी को हमारी ओर से बधाई। लेकिन अगर वापस नहीं करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि ये वापस होने ही चाहिए, हर परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर। आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से पिछले 7 सालों में छलावत किया जा रहा है, हर बात को जुमला कह करके टाल दिया जाता, तो कहीं ये भी जुमला साबित ना हो? हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि इनकी रग रग में फितरत इनकी झूठ बोलना है, गुमराह करना है लोगों को। और हमारे इस देश का, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सीधे साधे लोग रहते हैं, वो बहक जाते हैं, किसी की बात को मान लेते हैं, क्योंकि भारत का एक सिद्धांत है अतिथि देवो भव, जो आ गया उसी का सम्मान करना शुरू कर दिया। तो मोदी जी को भी, और मोदी जी इस चीज़ का नाजायज फायदा उठाते हैं, लोगों को गुमराह करने में, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो हमें लोगों के हित में काम करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि एक समय ऐसा था कि ये कहा जाता था बीजेपी और मोदी जी 2050 तक हिलने वाले नहीं हैं, तो कहीं स्थिति डावाडोल तो होती दिखाई नहीं दे रही? सर, हिलने वाले, ये रूमर भी इन लोगों ने फैलाया था। अगर किसी रेस में या किसी कुश्ती में अगर किसी पहलवान ने पैर पीछे कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मैदान छोड़ दिया। हमने कुछ समय के लिए अपना पैर पीछे किया, लोगों को दिखाई देने लगा कि भाई बसपा कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सारा मैदान खाली मिल गया, ये जो करेंगे वो होता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आज भी मैदान में, और हमारा पैर पीछे गया तो अब मजबूती से टिका हुआ है। आने वाले समय में हम सब कुछ बदल देंगे। 2022 में चुनाव होने वाले हैं यूपी में के साथ साथ 4 राज्यों में, और लगभग 5 राज्यों में चुनाव है। तो जिस स्थिति को अभी सर्वे के रूप में दिखाया जा रहा है, वहां पर हमेशा सपा को आगे रखा जाता है, वजह क्या? क्यों नहीं बीएसपी की बात की जाती? देखिए, हम इसे दूसरे तरीके से समझें। जो मक्कार होता है ना, ठग होता है, जो धूर्त किस्म के लोग होते हैं, वो अपने आप को साइड में रखते हैं, और जिसको गुमराह करना होता है उस क्षेत्र के दूसरे व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि आपने जो बात कही है, इसे हम सीधा सीधा समझे कि बीजेपी अपने आप को कहीं नहीं समझती, कांग्रेस तो है ही नहीं। अब वो एक चीज कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बस जो उभर कर आ रही है, सपा आ रही है, यानी सपा और बसपा। पहले भी सपा बसपा थी, इसका मतलब बीजेपी तो खत्म है, और जब यूपी से खत्म है तो 5 राज्यों में खत्म है, और जब 5 राज्यों में खत्म है तो पूरे देश में खत्म है। अब रही बात सपा की, तो ये उत्तर प्रदेश के लोग आकलन करेंगे कि वो वास्तव में सपा के साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे। ये मीडिया तय नहीं करेगा। जो मीडिया के लोग केंद्र सरकार के इशारे पर, जो, क्योंकि केंद्र सरकार भी जुमलेबाजी करती है, दिल्ली सरकार भी जुमलेबाजी करती है, यही काम मीडिया ने भी कर दिया, क्योंकि इशारे चल रहे हैं ना, एक दूसरे के इशारे चल रहे हैं। लेकिन सपा भी कहीं नहीं है और बीजेपी भी कहीं नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं। आने वाला समय बसपा का है, ये हम नहीं कहते, ये बहन जी नहीं कहती, ये मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि सपा, वो बीजेपी और कांग्रेस एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। पहले हम कांग्रेस को खत्म करेंगे, फिर बीजेपी को खत्म करेंगे, उसके बाद बहुजनों का इस देश पर शासन रहेगा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बीजेपी का नंबर लग चुका है, और आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, आगे आगे बसपा ही रहने वाली है। तो एक समय ऐसा था जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी यूपी में, तब एक नारा चला था, यूपी तो हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। उससे पहले भी लगभग कई पार्षद और विधायक हमारे यहाँ पर थे, मगर जैसे कि अभी आपने कहा कि सांपनाथ और नागनाथ ने एक चाल चली और बाकायदा दिल्ली का जो कब्जा था वो बीएसपी के हाथ से छीन लिया गया। आपको लगता है कि दोबारा इस तरीके की स्थिति बन सकती है? और अभी भी जो माहौल है वो सांपनाथ और नागनाथ के साथ बिठाया हुआ खास आदमी
उसी की ओर है, उसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? देखिए 2007 में दिल्ली में चुनाव था नगर निगम का और यूपी में चुनाव था विधायक का। दिल्ली में 17 काउंसलर थे, जो आप बात कर रहे हैं, 17 काउंसलर जीत कर आए थे जी। ठीक है ना जी। और एक टाउन हॉल होता था, टाउन हॉल में नगर निगम बैठती थी, एक ही नगर निगम थी। 17 काउंसलरों को जब वो जीत कर आए तो माननीय बहन जी ने उनको बुलाया और कहा कि भाई आप लोग काम करें, फंड की कहीं दिक्कत आती है तो फंड मेरे पास से ले जाओ, लेकिन काम कीजिए, काम होना चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसे निगम पार्षद नहीं चाहिए जो काम ना करें। लेकिन ये फंड समाज का है, आपको रिफंड करना है, पैसे की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। उन 17 काउंसलरों ने काम किया, लेकिन जो मेयर था उस समय वर्तमान में बीजेपी का था, उसने पैसा उनको नहीं दिया। अब नगर निगम के में पैसा ना मिले निगम पार्षदों को, और माननीय बहन जी ने कहा भी समाज का पैसा वापस करो। तो इन 17 काउंसलरों ने टाउन हॉल का गेट बंद करके और सबकी खिंचाई की थी। तो जब खिंचाई की थी तो इनको लगने लगा कि भाई दिल्ली में आने वाले समय में 2008 में चुनाव होना था विधायक का, कि दिल्ली में बसपा की सरकार आएगी। तो इन लोगों ने, सापनाथ और नागनाथ ने मिलकर दिल्ली को 3 टुकड़ों में बांट दिया और नगर निगम 3 कर दी। 2008 में चुनाव आया, उससे पहले कुछ लोग लगा रखे थे। मैंने बताया ना, हमारे देश के लोग सीधे साधे और भोले हैं, बहकावे में आ जाते हैं। एक व्यक्ति उन्होंने इनके बीच में छोड़ रखा था जो आरक्षण के विरोध में काम करता था, जो गुमराह करता था, जो बसपा के खिलाफ काम करता था, और इसीलिए बसपा के खिलाफ वो 2005 में सूचना का अधिकार लेकर आया था कि बसपा की सूचना चाहिए, ये बहुजन समाज के लोग जो काम कर रहे हैं इनकी सूचनाएं लेनी है। और उसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर वो 2 साल पचकुइया रोड पर वाल्मीकि मंदिर के पीछे रहा, और प्री प्लानिंग के तहत इस देश में कुछ लोगों ने, उन्हीं का आदमी था, और उन्होंने अपने खिलाफ खड़ा करके लोगों को गुमराह किया, और दिल्ली में बेवकूफ बनाकर एक आंदोलन के माध्यम से खड़ा करके एक वही निशान, झाड़ू का निशान लेकर काम किया। हमने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन सीधे साधे लोग हैं ना, बहक गए थोड़ा सा। इलेक्शन जीतने के बाद 2008 में अगर आपको जानकारी होगी तो सबसे पहले तनख्वाहें जो रुकी वो सफाई कर्मचारियों की रुकी। सफाई कर्मचारी परेशान रहा और लोगों को समझ में आ गया, अभी भी समझ में आ गया। ये जो तीसरा मोर्चा इन्होंने बनाया कांग्रेस बीजेपी ने, क्योंकि कांग्रेस नहीं आनी थी दिल्ली में, बीजेपी भी नहीं आनी थी, इन्होंने अपने ही एक आदमी को कांग्रेस बीजेपी ने संयुक्त रूप से खड़ा कर दिया। आने वाले समय में वो सब लोग वापस हो गए बसपा के साथ, ये सब खत्म हो जाएंगे कांग्रेस बीजेपी। जब कांग्रेस बीजेपी खत्म हो जाएगी तो उनके ये सपोले भी नहीं रहने वाले। ये 2022 में दिल्ली में भी चुनाव होंगे जी, लगभग बीएसपी की क्या तैयारी है, और क्या लगता है कि जो एक माहौल था 2007 में वो दोबारा वापस देखने को मिलेगा क्या? मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में 2021 में दिल्ली हमारे पास होगी। 22 तो दूर की बात है, 2021 में दिल्ली हमारे पास होगी। दिल्ली में वर्तमान में हम 2 मेयर बनाने की स्थिति में हैं, और 2022 में दिल्ली के अंदर सीएम बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। जो लोग झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं जाने वाले। सर, एक सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि अगर हम वाल्मीकि और जाटव कम्युनिटी की भी अगर बात करते हैं तो लगभग 60 लाख वोटर हमारे पास है जी, और ये 60 लाख वोटर एकजुट जहां होकर के पड़ जाता है उसकी सरकार बननी तय है, जैसा कि हमें पीछे देखने को मिला, जो कि खास आदमी की सरकार बनी। क्या वजह है कि बीएसपी उनको अपने पक्ष में करने में नाकाम रही? देखिए, मैंने अभी भी पहले बताया कि हमारे लोग गुमराह, वो भोले भाले हैं, गुमराह हो जाते हैं। कोई आदमी आता है चमक दमक में थोड़ा सा बेवकूफ बनाता है, बन जाते हैं, लेकिन उनको एहसास हो जाता है, अभी एहसास हो चुका है। वाल्मीकि समाज पूरा 100% तन मन और धन से, तीनों बातें कह रहा हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, तन मन और धन से बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा हुआ है, माननीय बहन जी की विचारधारा के साथ लगा हुआ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत सारे बहुजन समाज का, जो वाल्मीकि समाज है, उसने पार्टी ज्वाइन की और ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ लगेंगे। और जाटव समाज तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है ही, तो इन दोनों की बात को भी हम एक तरफ रख दें तो सर्व समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए, सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 साल के लॉकडाउन में जो कोरोना काल था, अगर किसी ने काम किया तो माननीय बहन जी ने काम किया। केंद्र सरकार को भी फंड दिया, 1-1 करोड़ रुपए। जो हमारे राज्यसभा सांसद थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया और आज तक हिसाब नहीं मांगा।
लोग तो काम नहीं करते और झूठ बोलकर बड़े बड़े विज्ञापन चलाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो। लोगों को समझ में आ चुका है कि ये केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई चली गई, हमारे बच्चों के रोजगार चले गए, और ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की बदौलत। अब आने वाले समय में बसपा ही आएगी। तो दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में फ्री की चीजों पर लोग ज्यादा लोग लुभावन है, चाहे वो फ्री की यात्रा हो, चाहे वो फ्री का राशन हो। आपको लगता है कि ये जो भ्रम बना हुआ है, जो फ्री की आदत लोगों को लग चुकी है, इससे लोग बाग निकल पाएंगे? देखिए, लोगों ने जून की गर्मी में नंगे पैर अपने गांव जाते हुए देखा है। लोगों ने अपने बच्चों को गाड़ियों से कुचलते हुए भी देखा है, चाहे वो बसें थी, ट्रक थे या रेलें थी। लोगों ने ये भी देखा है कि लोग ट्रेनों को 7-7 दिन गुमराह करके भगाया गया है। लोगों ने ये भी देखा है कि जो बिल 2 महीने का, पहले 2 महीने का बिल आता था, मेरा 200 रुपए का आता था, और आज बिल 1 महीने का 1000 रुपए का आता है। तो फ्री तो कहीं नहीं है, लोग गुमराह कर रहे हैं। लोगों को सब समझ में आ चुका है। देखिए, कहा है ना, किसी विद्वानों ने भी कहा, लोग कहते भी है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ सकती है। आप किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। और अब साहब, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा भी था कि हम इस देश में मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना चाहते हैं। भारत ने पूरे विश्व को दिया है और ये हमेशा देता रहेगा। तो इस समाज में मांगने वाले लोग नहीं है। लोग गुमराह करते हैं कि भाई हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये भिखारियों का देश नहीं है। इस देश ने हमेशा लोगों का नेतृत्व किया पूरे विश्व में। इसने हमेशा विश्व को दिया है। जो लोग इस देश के लोगों को भिखारी बनाना चाहते हैं, अब इस देश के लोग भिखारी बनना नहीं चाहते। अब वो माननीय बहन जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। एक आरोप भी लगता है बीएसपी पर कि ये जो सरकार है या बीएसपी के पदाधिकारी हैं, वो अपने आप में थोड़ा सा गुरूर महसूस करने लगे हैं, और जो उनसे जुड़ना भी चाहता है उनको साथ नहीं लेना चाहते। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, आप जो बात कर रहे हैं, गुरूर तो होना चाहिए। जो बसपा में काम करता है उसको अपने आप पर गुरूर होना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं, वैसे तो बहुत सारी पार्टियां इस देश के अंदर, लेकिन जो वास्तव में इस देश के लोगों के साथ, इस देश के सर्व समाज के लिए जो काम करता है ना, पहले मान्यवर कांशीराम साहब थे, अब माननीय बहन जी काम करती है। तो जब आप किसी अच्छे संगठन में अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं तो गुरूर तो होना चाहिए, नंबर 1। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो गुरूर से थोड़ी सी हटकर बात है कि लोग अपनी ईगो में रहते हैं, है ना, ईगो में रहते हैं और किसी कार्यकर्ता उनसे जुड़ना नहीं चाहते। देखिए, 2 चीजें हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे साथ किस नियत से जुड़ना चाहता है, उसकी नेक नियत क्या है। अगर वो समाज का काम करना चाहता है तो स्वागत है, लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे अभी 50% माननीय बहन जी ने कहा नौजवानों को आगे बढ़ाया, हमने 70-60-70% लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ाया। ठीक है ना जी। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी यही किया। बहुजन समाज पार्टी की जो पहचान है इस देश के अंदर नेता बनाने की है। हम सबको नेता बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें इस्तेमाल करने के लिए आया है ना, केवल चुनाव लड़ने के लिए आया है, तो नेक नियत तो बसपा के लोग भी पहचानते हैं ना, तो उन्हें उतना ही बढ़ाया जाएगा ना जितना उसकी स्थिति दिखाई दे रही है। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल ही कि 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। लोग बाग जो मतदाता हैं, भोले भाले मतदाता जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या सोच समझकर वोट करें कि ताकि उन्हें अपनी स्थिति में सुधार दिखाई दे? देखिए, मैं आपके माध्यम से और हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं अपने उन सभी देशवासियों से जहां पर 5 राज्यों में या आने वाले समय में उसके बाद भी चुनाव है, कि केवल और केवल वो वोट करें तो अपने बच्चों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए करें, कि आने वाले भविष्य में उन बच्चों के लिए कौन काम करेगा और कौन किसकी नीयत साफ है। किसी इस चक्कर में ना करें। मान लीजिए किसी ने आज कह दिया कि मैं आपको ये फ्री दूंगा, तो मुझे दे रहा है ना, और क्यों फ्री दे रहा है भाई, मेरे बच्चे को नौकरी दे ना। आप 2 रुपए किलो का चावल क्यों देना चाहते हो, आप बिजली का बिल, पानी का बिल फ्री क्यों देना चाहते हैं। मेरे बच्चे को 50,000 की नौकरी दो, मेरा बेटा 2,000 रुपए किलो का चावल खरीदने की हिम्मत रखता है, वो 2,000 रुपए का बिजली का बिल देगा, 5,000 रुपए बिजली का बिल देगा। आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते, क्यों भिखारी बनाना चाहते हैं। तो केवल और केवल ये सोच समझकर वोट दें कि हमें वोट करना है किसके लिए, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, ताकि ये सम्मान की जिंदगी जी सकें। हमने अब तक जो गलतियां कर दी हैं अब नहीं करनी चाहिए। अब हमें इस देश के महापुरुष, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, सर समाज के महापुरुष हैं, जिनका सम्मान माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी करती है, उनको समझें
उनकी आस्था में विश्वास रखें और उनके नेतृत्व में काम करें और केवल हाथी के चुनाव निशान पर वोट डालें और बहन जी की सरकार बनाएं। तो ये थे हमारे साथ रमेश जी और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और साफ कहना है कि आदमी अपना वोट जो भी करना चाहता है, जो वोटर है, और सीधा साधा जो बहकावे में आ जाए बहकावे में ना आए, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें और सोच समझ कर वोट करें। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।